नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैक्स पॉइंट में। मैं हूं एन चौधरी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यह ज्योग्राफी से लिया गया टॉपिक। ज्योग्राफी का टॉपिक है वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वहां से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने डाले हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः वीडियो को देखिए और यहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं आप उसको आराम से बना पाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ को शामिल किया गया है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण होता है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुआ है। वायुमंडल में जो है ना बहुत सारी गैसें पाई जाती है। उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि पाई जाती है। इनमें सभी की कुछ परसेंटेज है, कुछ मात्राएं हैं जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो उसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी गैस से कितनी मात्राएं में है। चलिए आते हैं हम वीडियो पे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर तक, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाई जाती है और उनमें बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, जिसका संकेत N2 होता है। नाइट्रोजन जो होता है वह जीवमंडल के जीवधारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह एमिनो अम्ल का संघटक है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 एमिनो अम्ल का आवश्यकता होता है। तो एमिनो अम्ल का निर्माण जो होता है वह स्पेशली आपको बता दे कि नाइट्रोजन के वजह से ही होता है। नाइट्रोजन इसका संघटक है। इसी कारण इसको जो है ना प्रोटीन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस माना जाता है, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में सबसे अधिक सहायता करने वाला जो गैस है वह है नाइट्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है, जीव नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी जीवधारी है उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। हालांकि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैसेज हमारे फेफड़े में जाती है, जहां से उसको छान करके जो है हटा दिया जाता है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको अधिक मात्रा में ले लिया जाता है, क्योंकि हमारे फेफड़े को हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी जीवधारी है वे इसको प्रत्यक्ष रूप से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि लेग्यूमिनस जो कुल के पौधे होते हैं, यानी कि जो भी दलहन जो पौधे होते हैं वे इसको प्रत्यक्ष रूप से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। उसमें शैवाल की जो प्रजातियां होती है वे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेग्यूमिनस कुल का जो पौधा होता है, अर्थात जो दलहनी पौधे होते हैं, जैसे कि मटर वगैरह हो गया, जैसे कि मूंग वगैरह हो गया, इन जो भी दलहनी जो पौधे होते हैं, आपको बता दें कि उसमें जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, अतः वह प्रत्यक्ष रूप से उसको ग्रहण करते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वे 78% है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। सबसे अधिक गैस की अगर बात करें वायुमंडल में तो आपका नाइट्रोजन हो जाता है, जो मात्रा में 78% है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जिसका संकेत O2 होता है। ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों वह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजन जो है वह प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, और सहायता इसलिए करता है क्योंकि नाइट्रोजन से ही एमिनो अम्ल का निर्माण होता है और एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है वह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। हरे जो पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और वही ऑक्सीजन वे हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो वह ऑक्सीजन जो है हमारे लिए प्राणवायु हो जाता है, यानी कि हमारे जीवन का सबसे आधारभूत जो गैस है वह ऑक्सीजन हो जाता है। इसका उपयोग की बात करें तो आपको मैंने बताया कि श्वसन क्रिया में यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जीवाश्म ईंधनों तो लकड़ी को जलाने में इसका उपयोग होता है। लकड़ी को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के आप लकड़ी वगैरह को या जीवाश्म ईंधन को नहीं जला सकते हैं, ना ही सांस ले सकते हैं। इसकी मात्रा की यदि बात की जाए तो इसकी मात्रा जो है वह 21% है, यानी कि 21%। कहीं कहीं जो है ना 20.99% पे लिखा होता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। 20.99% का मतलब 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। इस प्रकार 78 और 21 मिलाकर के 99% हो जाता है ये दो गैसेज, यानी कि ये होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलाकर के 99% हो जाते हैं और 1% में बाकी सारी गैसेज आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों इसकी मात्रा जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया इसकी मात्रा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है, यानी कि 0.03%। बहुत ही कम मात्रा होती है। लेकिन आपको बता दें कि यह जो गैस है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी उत्तरदायी होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, जिसके कारण धरातल के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब भूमंडलीय तापन में वृद्धि के लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस है वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि भूमंडलीय ऊष्मन के लिए, भूमंडलीय तापन के लिए सबसे जो उत्तरदायी गैस है वह क्या है? वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका मात्रा वायुमंडल में 0.03% है, जो मैं आपको बताया हूं। चलिए आगे बात करते हैं हम ओजोन की। दोस्तों ओजोन जो है, ओजोन का संकेत O3 होता है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का आइसोटोप है, जो यहाँ स्पष्टता लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का क्या है? आइसोटोप होता है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका जो है यह 15 से 50 किलो, आपको ये ध्यान रखना है कि यह 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और इसका वहां पे एक परत बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि परत जो बन जाता है ओजोन का, वह क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेज को वह क्या करता है? रोकता है, जिसके कारण पृथ्वी पर वह नहीं पहुंच पाता, जिससे जीवों में कैंसर नहीं होगा। यदि वो डायरेक्ट पहुंचेगा अल्ट्रावायलेट रेज, तो जो जीवों में है वह कैंसर होने का संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि पराबैंगनी जो रेज है वह जीवों में त्वचा कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। तो उसी को क्या करता है? वह रोक देता है, यानी कि उसका अवशोषण कर लेता है। इसका सर्वाधिक सांद्रण की बात की जाए तो 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है। सबसे अधिक का सांद्रण अगर देखा जाए ओजोन का तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच होगा, जबकि पृथ्वी के सतह से 15 से 50 किलोमीटर तक वह पाया जाएगा। 35 किलोमीटर के बाद जो है धीरे धीरे उसका मात्रा कम होने लगता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक सांद्रण यानी कि सर्वाधिक कहा जाए तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच होगा, जबकि यह 15 से 50 किलोमीटर तक पाया जाएगा। हालांकि 35 किलोमीटर के बाद इसकी मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगी, फिर भी 50 किलोमीटर तक वह थोड़ी न थोड़ी मात्रा में जरूर पाई जाएगी। आपको ध्यान रखना है। उपयोगी आपको बता दें पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है हमें। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी तत्वों को आपको ध्यान रखना है कि ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी जो तत्व है, किन कारणों से ओजोन का क्षरण होता है। ओजोन क्षरण होने से जीवों में कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि पराबैंगनी रेज जो है, पराबैंगनी जो किरण है डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हैलोजेंस जो है यह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हैलोजेंस जो है वह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी तत्व है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं जलवाष्प की। जलवाष्प के बारे में बात करते हैं। जलवाष्प जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ही
ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। जिस प्रकार आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, उसी प्रकार जलवाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प वगैरह जो है ज्यादा उत्तरदायी है। इसकी मात्रा 0 से 4% के बीच होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम धूलकण की। धूलकण जो है यह वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प का संघनन होता है। धूलकण के कारण ही सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन एवं परावर्तन होता है। आपको बता दें कि धूलकण का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि धूलकण के कारण ही सूर्य के किरणों का प्रकीर्णन और परावर्तन होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि धूलकण सबसे ज्यादा उपयोगी हो जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन और परावर्तन के लिए। तो जो भी इसमें फैक्ट्स थे दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूं, और इसको आप जो है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिएगा, आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।